वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से आप लोग वापस आ चुके हैं और कहा जाता है कि किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है और किताबों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जनाब इसलिए हम लोगों ने ये सेगमेंट भी आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। आज की किताब से ये सेगमेंट मंसूब है और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं और किसी नई किताब से रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा तारुफ कराते हैं। तो आज भी उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब का तारुफ वो करवाने जा रहे हैं हमसे, उन्हीं से जानते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। Muhammad would watch as the monotonous glare of day gave way to a rich light that mellowed the mountains into gold. A while yet, and moon shadows would begin to silver the landscape, or there would be ethereal cold light of the star-studded sky at the moon. And then the quality of time itself seemed to change, as though he could sense it stretching into infinity, until at last the merest hint of light paling the eastern sky brought with it a chill pre-dawn breeze, the signal that time had returned and the night's vigil was almost done. ये जो खूबसूरत पैराग्राफ है ये मैंने किसी नॉवल से नहीं उठाया, बल्कि आपको सुन के हैरत होगी कि ये खूबसूरत उसलूब, रंगों भरा उसलूब और एक सीन ऐसे कि जैसे अल्फाज के साथ पेंटिंग कर दी हो, ये लेस्ले हैज़ल्टन की किताब है द फर्स्ट मुस्लिम, द स्टोरी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपकी सीरत मुबारक पे ये एक बहुत खूबसूरत किताब है। लेस्ले की इससे पहले एक किताब आई आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि वो किताब बहुत मशहूर हुई और वो 2010 में शाया हुई, जबकि ये जो किताब मेरे हाथ में है ये 2013 में शाया हुई। इस किताब को आज मुंतखब क्यों किया? इसलिए कि एक तो हमारे जो मुसलमान है और ख़ास तौर पे दीनियात के जो तालिब इल्म हैं उनको ये मालूम हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ओरिएंटलिस्ट्स हैं या बाहर के लोग जो हैं वो किस अंदाज से तफक्कुर करते हैं और उसके बाद उसका इजहार करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये कि चंद साल पहले कैरन आर्मस्ट्रांग की भी एक किताब जो हमारे सामने आई, तो वो जो एक दुनिया में इस वक्त इस्लामोफोबिया का एक फैला हुआ है बहुत ज़्यादा तासुर या एक आप समझ लीजिए कि मूवमेंट की तरह, तो उसके रद्द के तौर पे चंद एक अंग्रेज़ ही उठे हैं और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गैर जानिबदाराना न्यूट्रल नज़र इस जाविये से डाली है कि हम समझ सकें कि आखिर मगरिब इस कदर ज़्यादा रद्द अमल या रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो ये किताब भी बेहद खूबसूरत उसलूब में लिखी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन गोशों को उजागर करती है कि जो बिलअमूम हमारी नज़र से पोशीदा रहते हैं। ये एक वेस्टर्नर एग्नोस्टिक दिखारी का एक अपना जाविया निगाह है जहाँ पे खड़े होकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे नज़र डाली। बहुत ही शानदार किताब है। हम मुसलमानों को कहीं कहीं पे ज़ाहिर है रिजर्वेशंस होनी भी चाहिए। हमारे लिए तो आका व मौला मलजा व मावा सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, लेकिन इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन वो इक्का दुक्का जो मामलात हैं उनके अलावा बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है। ज़्यादातर इन्होंने जो इस्तनाद हासिल किया है या इस्तिफ़ादा किया है, आप यूँ कह लीजिए, वो इब्न इसहाक, हज़रत इब्न इसहाक से और इसी तरह इब्न तबरी से किया है कुछ, क्योंकि पहला जो सीरत के हवाले से पहला जो अकाउंट है वो उन्हीं का है, हज़रत इब्न इसहाक का। तो इस हवाले से देखा जाए तो ज़्यादातर जो इन्होंने इसमें मवाद इकट्ठा किया है, जो वाक़यात हैं वो वहीं से लिए गए हैं। मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात के हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत आप फरमाते थे, कुरैश आगे से ये कहते थे कि हम अपने बाप दादा का रास्ता क्यों छोड़ें। इस किताब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ये कहते थे कि जिस रास्ते पे तुम हो वो तुम्हारे बाप दादा का रास्ता नहीं है, तुम्हारे बाप दादा का रास्ता वो है जो मैं तुम्हें बताता हूँ,
और वो तौहीद वाला रास्ता है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता है। तो मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी। इसके अलावा चूँकि ये ख़ुद खातून है, तो सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बारे में बड़ी मोहब्बत, बड़ी सराहत, बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है और उनको एम्पावर्ड वुमेन के तौर पे इसमें पेंट किया इस किताब में, और बड़ा खूबसूरत है। और जबकि वो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो खूबसूरती है उसने लेस्ली हेज़ल्टन ने वो इस तरह बयान की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक्त आपको शादी की दावत दी और आपकी ज़ौजा मोहतरमा बनी, यानी हमारी उम्मुल मोमिनीन बनी। तो इसके अलावा आप इसके आखिर पे जो बिब्लियोग्राफी है, किताब याद, वो पढ़ें, वो देखें और हैरान रह जाएं कि इस खातून ने, लेस्ली हेज़ल्टन ने, किस कदर ज़्यादा मुताला किया है। हैरत अंगेज़ तौर पे इसकी मुताले की वसअत वो ज़ाहिर है इस पर फिर छलकती है। फिर एक वाक़या बयान किया, उसके अपोजिट एक वाक़या बयान किया, उसके बाद उनका सिंथेसिस बयान किया। तो ये एक अच्छा मुहक्किक ही करता है कि एक वाक़े की रिवायत एक ये भी है, फिर एक ये भी है और एक ये भी है। फिर एक अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया कि मेरा ख्याल है, मेरी तहकीक ये कहती है कि फ़लाँ फ़लाँ इसलिए दुरुस्त नहीं है या फ़लाँ फ़लाँ इसलिए दुरुस्त है। तो ये एक अच्छा, एक जेन्युइन मुहक्किक है। मुझे इसलिए अच्छा लगा, इन्होंने यही कहा कि इस वक्त वेस्ट में जो माहौल है वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं है मुसलमानों के लिए। वहाँ के मुफक्किरीन या उलमा वो और तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये वो लोग उठे हैं जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी ज़ात मुबारक, उस पे एक नज़र डाली और न्यूट्रल रह के बिल्कुल आप गैर जानिबदाराना अंदाज में नज़र डाली और हुजूर की ज़िंदगी के बारे में, आपकी हयात मुबारक, आपकी ज़ीस्त, आपकी सीरत के बारे में वो चीज़ें हमारे सामने लेके आई कि जो बहुत ही ज़्यादा खुश कुन हैं और हैरत अंगेज़ भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामियात का स्टूडेंट हो या आम मुसलमान, उसके लिए इस किताब का मुताला बहुत मुफीद रहेगा। जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के हवाले से उन्होंने हमें बताया है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और कल एक नई किताब के साथ वो हमारे इस सेगमेंट में हाजिर होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागुल हॉट। जनाब, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही आपको पता है कि पाकिस्तान में शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाता है और अगले 3-4 महीने ये सीज़न जो है अपने उरूज पर रहता है। और आजकल भी बड़ी तादाद में शादियों के इवेंट्स हो रहे हैं और हम मुझ समेत बहुत से लोग हैं जिनका वीकेंड तकरीबात अटेंड करते हुए गुजरता होगा। और शादी ब्याह की तकरीब आपको पता है बहुत ही ख़ास इवेंट होता है और हर वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि मेहमानों की तवाज़ो तरह तरह के खानों से, मज़े मज़े के खानों से की जाए, जो माशरती तकसीम की एक वजह बनती है। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता कुछ सालों से वन डिश पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई, लेकिन वन डिश पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के कई केसेस भी हमारे सामने आए। और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये एक और कानून जो है वो लाया गया है कि वन डिश के ऊपर जनाब सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और इसका फैसला भी किया गया है। इस बात का इंदिया दिया गया है कि अब तकरीबात में सिर्फ वन डिश ही चलेगी और इंतजामिया को वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने के हवाले से अपना जो मुतहरिक किरदार है वो भी अदा करना पड़ेगा। तो ये मुतारिफ क्यों कराई गई है पॉलिसी, इसके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन है मियाँ इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का। इलियास साहब, आप सदर हैं मैरिज हॉल एसोसिएशन के। इससे पहले भी हमने बात की थी कि ये वन डिश पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आता और अब फिर इसके ऊपर मुतहरिक कर दिया गया है इंतज़ामिया को कि इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, इन्फोर्समेंट जो है वो अच्छी की जाए। तो क्या कहेंगे इस पॉलिसी के हवाले से आप? ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, वन डिश की पॉलिसी, हम उसकी तारीफ करते हैं। तो इसमें यानी कि खुराक का ज़िया नहीं होता। बिल्कुल। ये पाबंदी तकरीबन 95% शादी वालों में तो पाबंदी होती है। अच्छा। मगर देखें कोई भी कानून हो उसकी पाबंदी हर जगह तो लाजमी नहीं होती, खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं और उनको जुर्माने भी होते हैं। इंतज़ामिया जो है उनके चालान भी करती है, सज़ाएँ भी होती हैं। तो बहरहाल ये देखा जाए तो वन डिश की चीज़, ये जो वन डिश की जो कानून बनाया बड़ा अच्छा कानून है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। और ये ज़्यादातर जो खिलाफ वर्जी होती है वो होती है घरों में या
बड़े बड़े फार्म हाउसेज में होती है, अदरवाइज आम शादी हॉलों में ये नहीं होती। अच्छा, शादी हॉल्स में वन डिश ही चल रही है? ज्यादातर यही चलती है। खिलाफ वर्जियां जो यहाँ तो वो फार्म का हाउस दुका का दुका किसी जगह पर खिलाफ वर्जी होती है। अच्छा। तो क्योंकि आम लोगों की सकत ही नहीं इतनी है कि ज्यादा डिशें करें, तो वो ज्यादा लोग जो आमतौर पे वो वन डिश ही करते हैं, चिकन की कर ली या मटन की कर हाँ ली। जी। और बाज़ और लोगों को जिसकी डेफिनेशन का नहीं पता कि वन डिश में होता क्या है। इसमें होता है एक चावल, एक सालन, एक मीठा, सैलड, हॉट एंड कोल्ड, यानी चाय और बोतल वगैरह, ये इसमें नान वगैरह हाँ, इसमें शामिल होता हाँ, है। ये वन डिश में आ जाता है। ये लेकिन वो। सर खबर हमारे पास यही आई है जिसके ऊपर हमने सोचा कि आपसे बात की जाए कि कल ही यहाँ पर शालीमार में जो है जनाब, वहाँ पर 3 जो हॉल्स हैं, शादी हॉल्स थे, वो उनको सील किया गया है कि वो वन डिश की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो इजाज़त ही क्यों दी जाती है जब आपको पता है कि हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा मैरिज हॉल ही सील कर दिया जाएगा इंतजामिया की तरफ से? तो क्यों इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं? वो इस तरह होती है कि गाहक का प्रेशर होता है, जो हॉल वाला है वो लालच में आ जाता है कि मेरा गाहक लंबी सो जाए, इसलिए वो कहते चलो काम चल जाएगा, मगर जो इंतजामिया पकड़ लेती है फिर वो सजा तो होती है। लेकिन इलियास साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि गाहक का प्रेशर होता है और वो हॉल वाला भी लालच में आ जाता है, तो इसका मतलब कानून का कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत का कोई प्रेशर नहीं है, इंतजामिया का कोई प्रेशर बाद नहीं जगह है? ऐसा होता है कि हॉल वाले को भी पता नहीं होता, खाना गाहक अपना कस्टमर अपना लेके आते हैं। बाज़ हालों में लोग अपना खाना ले आते हैं। नहीं, ये सारी चीजें पहले डिस्कस हुई होती हैं जी, कि जी, अगर जी। हमने बाहर से भी लाना है तो हमारी जो वन डिश होगी या कितने खाने होंगे। नहीं, ये बात तो की होती है, मगर हर हाल में खाना नहीं कि बाहर से ही आता हाँ है। जी। बाज़ हालों में बाहर से भी खाना आता है, तो उन्होंने बताया नहीं होता, वो तो चल जाएगा। जब टाइम होता है, इतने लोग आ जाते हैं, सारे रियासत डिशें इतनी बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में छुप छुपा के तो नहीं ना कोई ला छुपा के सकता? उस वक्त तो ज़ाहिर हो जाता है। अच्छा। जब लगाना जी लगाओ, हाँ। वो कहते मेरा तो हो गया, मेरा तो खाना पक गया, मैं तो आपको क्या करूं, अच्छा। आप करें। उस वक्त फिर वो ज़्यादातर इसलिए कहते हैं कानूनी तौर पे जिसका फंक्शन है उसको भी पकड़ा जाए और शादी हाल दोनों को जुर्माना होना जुर्माना हो, चाहिए, ठीक ताकि किसी जगह से भी ये खामी जो है कहीं भी गलती ना हो, कोई भी लालच में ना आए या कोई किसी तरह से भी प्रेशर में ना आए। ये तो हम, जैसे आपने कहा कि जो जिनका इवेंट है उनके ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए और शादी हॉल वाले के ऊपर भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि आजकल दूल्हे भी उठाए जा रहे हैं इसी चक्कर में। जी, जी। लेकिन अभी ज्यादातर जुर्माना या जो कार्रवाई है वो शादी हॉल्स के खिलाफ ही होती है या जो जिनका इवेंट होता है उनको यही भी है, भुगतना पड़ता है? तरफा कानूनी तौर पे है कि दोनों पे की जिम्मेदारी है, होनी चाहिए, मगर हाँ जी। ज्यादातर यही होता है कि शादी हाल वालों के ऊपर ही सारा प्रेशर होता है। अच्छा। उनको जुर्माना किया जाता है, उनको सजा होती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता, वो जो जिनका इवेंट होता है वो वो आराम कुछ से अपना नहीं, वो इवेंट आराम करके से चले जाते जाते हैं। और शादी वाले की यही मसला होता है कि वो सील हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर किसी और का फंक्शन होता है, उसको उधर का भी मसला होता है कि मैं उसका फंक्शन कैसे उसका करूं। फंक्शन कैसे ये माली भी किया जाएगा, नुकसान हाँ होता है और ज़हनी तौर पर भी बड़ी, यानी कि इसी वक्त चीज को गुजरता तो है। मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि जब आपको पता है कि एक कानून पर पाबंदी लगाई गई है और एट द एंड जो है वो फिर हमारे ऊपर ही सारी कार्रवाई होगी, हमें ही भुगतना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, तो आप पहले इस तरह का इकदाम ही ना उठाएं। तो जुर्माना अगर जब होता है तो इलियास साहब कितना जुर्माना होता है? उसके बाद अगर सील हो जाता है एक शादी हॉल तो कितनी देर तक उसको सील किया जाता है? सील तो बाज़ हो तो हफ्ता 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, बाज़ दफा जल्दी भी हो जाता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। जी। तो ये एक फंक्शन जो है उसका सुबह का फंक्शन है या शाम का है या सुबह शाम दोनों है, उसको उधर से भी अच्छा खासा माली नुकसान होता है। और जिनका फंक्शन कैंसिल होता है, कहते हैं कि मेरा हाल सील हो गया, वो अलग मुसीबत में पड़े होते हैं। तो इलियास साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब छापे मारे जाते हैं या सील किया जाता है हॉल को तो कितने जुर्माने होते हैं? दूसरा कि जो टीम्स होती हैं इंतजामिया की, ये किस वक्त कौन से टाइम जो है आके छापा मारती है, इंस्पेक्शन के लिए आती है? ये इनका कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता, अच्छा। और ये तकरीबन अमूमन 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इनके छापे पड़ते हैं और इसमें 3-4 टीमें होती हैं। अच्छा, ठीक है। कोई एक टाउन की तरफ से होती है, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से होती है, ओके। उसके अलावा एसी साहबान आते हैं, इसलिए काफ़ी 3-4 टीमें होती हैं जो मुख्तलिफ औकात में अपने छापे मारती हैं। अच्छा। तो उसने एक रूट पर निकलना है, एक रूट के रास्ते में कुछ पहले हाल आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा, इसलिए ये ज़्यादातर शादी हालों के ऊपर ही छापे होते हैं। अच्छा। जो फार्म हाउसेज है वहाँ नहीं होता, नहीं, वहाँ पे तो हमने ये भी देखा है कि लेट नाइट तक इवेंट्स चल रहे होते हैं। हाँ। शादी हालों में लेट नाइट तो बिल्कुल ही नहीं होता। 10 बजे के बाद बंद कहीं कर दिया कहीं का दुका कोई खिलाफवर्जी हो जाए तो उसकी बात नहीं हम करते, अगर अमूमन जो है इसमें वन डिश की पाबंदी की जाती है। वन डिश की पाबंदी, और अगर टाइमिंग भी ऊपर हो जाए, 10 बजे के बाद हो जाए, तो उसके ऊपर भी जुर्माना होता है? वो भी जुर्माना तो वो हमें भी सूट नहीं करता और आवाम को भी सूट नहीं करता। 10 बजे का टाइम बहुत ही अच्छा है,
लोग बड़े आराम से घरों में चले जाते हैं, चोरी डकैती के मामला नहीं होते। हमारा भी ये और इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, हाँ जी। हमारे भी वक्त की बचत है, सुबह हमने फिर काम करना होता है। ये टाइम तो बहुत ही अच्छा टाइम है और इसको हमेशा के लिए जारी और सारी रहना चाहिए। 10 बजे की पाबंदी 10 बजे की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इलियास साहब, हम बहुत से ऐसे शादी हॉल्स देखते हैं जहां पर 12-12 बजे तक भी इवेंट्स चल रहे होते हैं, 1-1 बजे तक भी इवेंट चल रहे होते हैं। तो ये क्या इंतजामिया के साथ ये कोई सेटिंग चल रही होती है कि उनको इतना लिवरेज दी जाती है कि आप इतने बजे तक जो है वो इवेंट अपना कंटिन्यू रख सकते हैं? और ये देखा जाता है ये प्रैक्टिस कोई छुपी छुपाई नहीं हो रही होती, ये सरेआम भी चीजें हो रही होती नहीं। ये देख रहे ये 100 में से 1-2 ही होंगे ऐसा मामला होता है। अदरवाइज आप 99% देखेंगे ना, 9:45 बजे लाइटें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। और इक्का दुक्का लाइटें रह जाती है। उसके बाद जो हाल लोग तो निकल चले जाते हैं, मगर बाज़ उनको निकलने से, मतलब नीचे बेसमेंट में पार्किंग है या कहीं है, उनको निकलने में, अपना बिल क्लियर करने में इतना थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 मिनट ऊपर होते हैं। जो 11-12 बजे का मामला है वो शादी हालों में तकरीबन मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। वो कहीं फार्मस हाउसेज में या इक्का दुक्का कहीं ऐसी जगह हो जो यहाँ कोई मिल मिला के इंतजामिया के साथ करते हो। अदरवाइज 99% है। और हमारी खुद कोशिश है एसोसिएशन की, एक टाइम की पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है, जो भी इक़दाम है। हाँ जी। बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा कानून है 10 बजे की पाबंदी। एक तो 10 बजे की पाबंदी, दूसरा वन डिश डिश पॉलिसी का के भी ऊपर अच्छा भी जो है वो अमल दरामद जरूरी है इंतजामिया की तरफ से, और एसोसिएशन हॉल एसोसिएशन की तरफ से भी इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। हमारे साथ मियां इलियास साहब मौजूद है। इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया है वन डिश पॉलिसी के हवाले से। जनाब, हम बात करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, और जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के बासियों को दरपेश मसाइल के हवाले से बात करते हैं। शहर लाहौर की अगर बात की जाए ना, तो शहर लाहौर को जनाब बहुत सारे मसले दरपेश होते हैं, और सबसे बड़ा जो इशू है वो सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो जनाब लाहौर एक आलूदगी की अलामत बनता जाता है, जहां पर इतने ज्यादा बाग हों और वहां जो वो वाला शहर लाहौर टॉप ट्रेंडिंग पे रहे आलूदगी में, तो जनाब क्या ही फिर बात है हमारी कि हमारे पता चल जाता है कि हम किस तरह के इकदामात उठा रहे हैं और हम कहां पर लैग कर रहे हैं। आज भी हम इस हवाले से ही बात करेंगे कि सफाई सुथराई के हवाले से जिनको जिम्मा दिया गया है, जो जिम्मेदार कंपनी है LWMC के हवाले से, कि क्या क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं, जो उनका इन्फोर्समेंट विंग है वो किस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, क्रैकडाउन तो किए जा रहे हैं, मुकदमात भी, नोटिस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, अवाम की तरफ से किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। इससे पहले भी 12 हमने इसके ऊपर शोज भी किए हैं, और इससे पहले जो LWMC की CEO थी राफिया हैदर साहिबा, उनसे भी हम लोगों ने बातें की हैं और उनसे भी इकदामात उठाने के हवाले से चीज़ें हाईलाइट भी की हैं। लेकिन आज हम जनाब बात करेंगे, हमारे साथ अली अनान कमर साहब मौजूद हैं, CEO हैं LWMC के। उनसे जानेंगे कि जब से वो आए हैं तो क्या एक नया पैटर्न बनाया गया है, किस तरह इन्फोर्समेंट करवाई जा रही है, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। और उनके साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो ग्राउंड रियलिटी है उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ, और अली साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया मैडम। हाँ, आप ही से सर स्टार्ट करना चाहूँगी। आप अभी LWMC के नए CEO बने हैं, इससे पहले राफिया हैदर साहिबा आती थी, उनसे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है किस तरह सफाई सुथराई के हवाले से प्लान आउट किया जाता था। तो ये जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है, तो आलूदगी जो है वो सर उठाना शुरू कर देती है, स्मॉग के डेरे आ जाते हैं लाहौर शहर में, जिसको बागों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब वो गंदगी की अलामत बनता जा रहा है। तो बताइएगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें कि हमने देखा है आलूदगी बढ़ती जाती, स्मॉग बढ़ती जाती है, लेकिन एक फैक्टर है जो हम लोग जलाते हैं कूड़े को भी। तो इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं LWMC की तरफ से? जी थैंक यू मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुक्रिया, आपने आज मौका दिया बात करने का। स्मॉग की आप बात करें, स्मॉग को अगर हम इनहेरेंटली समझे ना, स्मॉग जो है
अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ आलूदगी सर्दियों में होती, गर्मी में नहीं होती, तो वो शायद दुरुस्त ना हो। आलूदगी तो थ्रू आउट द ईयर ही होती है, वाज़ेह तौर पर सर्दियों में नजर आती है। नजर आती है। हाँ जी। एग्जैक्टली, विजिबिलिटी बढ़ जाती है वो मौसम की वजह से। जो हमारी ह्यूमिडिटी है जब वो बढ़ती है सर्दियों में, तो वो जो स्मोक है, जो डस्ट है, उसमें हैंग करना शुरू करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल जी जी। स्मोक। तो जो हमारी जो LWMC उसने इन्फोर्समेंट में ली है, उसने कोशिश की है कि हम बर्निंग को रोकें, हम डस्ट को, जो अभी रेजिडुअल डस्ट है जिसको हम फ्यूजिटिव डस्ट कहते हैं, उसको हम कंट्रोल करें और इंश्योर करें कि रोड साइड पर जो डस्ट इकट्ठा होता है, जो हाँ आपको जी, एग्जैक्टली, हाँ। फुटपाथ नजर आता है, पट्टी के पास जो सारी पट्टी के होती है, पास जी, नजर ठीक आता है। है, उसको गैदर करें, उसको इकट्ठा करें। और बर्निंग पे तो मैडम स्ट्रिक्ट बिल्कुल नो गो एरिया, उस पर तो हम FIRs दे रहे हैं, उस पर हम इम्पाउंड कर रहे हैं व्हीकल्स को, और इलीगल जहाँ पे भी डंपिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो वी आर एक्टिव अगेंस्ट दिस, और जितना भी हम इसमें रोल प्ले कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। FIR जैसे आपने कहा कि वो भी दे रहे हैं, जो कूड़ा जलाने के हवाले से, इस हवाले से कितनी अभी तक हो चुकी हैं FIRs, कितनी दर्ज हुई हैं? FIR मैडम, अगर मैं सिर्फ अपने टेन्योर की बात जी, करूँ तो जी। मोर देन 1000 हम दे चुके हैं, और हमने तकरीबन 35 से 1 लाख के जुर्माना भी इशू कर चुके हैं हम अच्छा। लोग। जी। तो बात वही है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगेन दिस इज समथिंग दैट इज म्यूचुअल, यू नो, जो कुछ मैं कर Two-way सकता हूँ, communication आ रहा है, हाँ। दिस समथिंग जो पब्लिक ने भी करना है, हमारे साथ कोऑपरेट करना है। एग्जैक्टली। अच्छा इमरान, आपसे भी ये जानना चाहूंगी, यही सारी चीज़ें हैं कि LWMC के हवाले से हमने बड़े शोज भी किए हैं, आप भी उसमें मौजूद होते थे, लेकिन ये जो सफाई सुथराई के हवाले से कभी हम देखते हैं कि हमारा शहर चमकता हुआ भी हमें नज़र आता है कि LWMC बड़ा अच्छा काम करती है, कहीं फिर लैक आ जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है नहीं सही हो पा रही होती हैं। अब स्मॉग आ गया है, इसको टैकल करना एक बड़ा मुश्किल काम है, और जब तक सारे इदारे मिलकर काम नहीं करेंगे, आवाम भी मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम इशू है, मगर इस वक्त लाहौर में आपको पता है शाइनिंग एंड ग्रीन मुहिम भी चल रही है कमिश्नर लाहौर की तरफ से। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कम से कम 1 साल हो गया अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। अब आपको उससे पहले की भी हालात का पता है। एग्जैक्टली, हाँ जी। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब गर्मी, ये तो ऐसे ही है, गर्मी जाती है, बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, अच्छा उसके बाद सर्दी आ जाती है, स्मोक आ जाती है, तो वो ये मसाइल रहने हैं। मसाइल आ गए हैं लाहौर शहर में, चूंकि ये अर्बन शहर हो चुका है, हाँ। और अब 2050 तक का इसका मास्टर प्लान भी आ रहा है, अब उसमें देखें क्या आता है। अब मसला ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि मिट्टी धूल हवा में नजर आती है, उसके ऊपर हमने 1 हफ्ते वाले दिन स्टोरी भी ब्रेक की, हाँ जी, और LWMC ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया कि जो डिवाइडर हैं, जो फुटपाथ हैं, उसके राइट लेफ्ट जो है वो टनों मिट्टी भरी हुई है, जम चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि LWMC ने हमारी खबर पर एक्शन ये लिया कि 2-3 रोड्स की सफाई करके हमें भेज दी। अच्छा। और पूरा शहर वैसे का वैसे ही है। अच्छा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ, क्योंकि साथ है, हाँ। तो एक्शन तो इन्होंने ही लेना। हमारी गड़ी शो, अलामा इकबाल रोड, हमारा GT रोड, हमारा दरोगा वाला, क्योंकि सारी तरफ इंसान बसते हैं, सब लोग ही जो हैं वो LWMC का टैक्स भी पे करते हैं, टैक्स ऊपर ही कंपनी चल रही है। तो आपका जो शुमाली लाहौर है वो तो बिल्कुल ही नजरअंदाज है, मुझे यूं लगता है जैसे नून लीग है वहाँ, माइनस ही कर देना उसको। कोई सियासी जमात ही उधर है, इसलिए माइनस कर देते हैं मुझे। अच्छा। कि सारे भाग कर गुलबर्ग की तरफ क्यों जाते हैं, लिबर्टी चौक की तरफ ही क्यों जाते हैं, हाँ, इस साइड पे क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे क्या लोग नहीं रहते? 25-30 लाख आबादी रहती, हाँ, है। अंदरून शहर में 15-20 लाख आबादी रहती है। ये तमाम तर शहर लाहौर एक जैसे लोगों का है, एक सारों का, मतलब जो हाईलाइटेड एरियाज होते हैं हमें वो ही नजर आते हैं, शादरा है, बदामी बाग है, रावी रोड है। आप इनके कभी आप गुजरे ना, आप इनके फुटपाथ चेक करें और इनके लेफ्ट राइट आपको तहें जमी हुई नजर आएंगी। जब गाड़ी नजर जाती है ना वहां से गुजर के, वो मिट्टी उठाती है और ऑटोमेटिकली, अच्छा, उस गाड़ी के ठीक 2 सेकंड बाद दूसरी गाड़ी भी गुजरती है, वो मिट्टी उड़ के फिर नीचे आती है। ये तो आमतौर जारी रहती है ना, वो रूटीन में ज्यादा होती है, किसी के टायर के साथ मिट्टी आ रही है, मगर उसके लिए LWMC का काम है वॉशिंग करना, मैकेनिकल स्वीपिंग करना, किसी भी तरीके से जो है ये सफाई होता। अच्छा, हमारा ये काम है, हमने निशानदेही करनी है, शहरी कहते हैं कि जी ये काम करवा दें, हम उसी वक्त उस इशू को हाईलाइट करते हैं। इनका शुक्रिया कि ये हमारी वो खबर पे एक्शन भी लेते हैं, मगर वैसा एक्शन नहीं हुआ जैसा, लेकिन आधी खबर पे एक्शन लेते हैं ना, पूरी खबर पे एक्शन नहीं लेते। अली साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं इमरान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चले एक अहम इशू पे इशारा किया, उसको निशानदेही की। इमरान साहब बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, वेरी कीन ऑब्जर्वर, नो डाउट। और मीडिया का काम भी यही है ना, मीडिया में बताता रहता है जी हमारी जो कमी कोताही होती है। गरीश और इत्तेफाक से इनकी रिपोर्ट के बाद मैं कल भी खुद गया था, मैं भी वहाँ पे, कमिश्नर साहब भी खुद गए थे, हमने पूरा डिटेल विजिट भी किया और हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया वहाँ पे। हमने वहाँ पे स्पेशल मशीनें लगा के, ब्लेड लगा के
ये दुरुस्त फरमाते हैं कि बाद जगह रोड के साथ जमी हुई मिली हमें और हमने उनको साफ भी किया है। और देखें ये शहर है, 1.5-2 करोड़ की आबादी है और ये इवॉल्विंग, इट्स अ लाइव थिंग, ये जिंदा चीज़ है ना जी। इसमें डेली मसले आएंगे, डेली हमने उसका हल निकालना है। स्मॉग के हवाले से अब निशानदेही हो गई है जी कि रोड साइड पे मिट्टी जमी है। LWMC इज आफ्टर इट लाइक एनीथिंग नाउ, ठीक है। हम इमरान साहब के कहने पर हम स्पेशल टीमें तरतीब दे चुके हैं। मैंने शादरा एंट्री पॉइंट लाहौर का, बाबू साबू एंट्री पॉइंट लाहौर पे हमने गैंग्स लगा दिए दोबारा। ये किसी ज़माने में गैंग्स होते थे, ख़त्म हो गए थे, अब दोबारा रोड गैंग्स हमने बनाए हैं ताकि वो वहाँ पे ना सिर्फ मिट्टी उठाएंगे बल्कि हम वॉशिंग भी इंश्योर कर रहे हैं। अब लाहौर में रात के टाइम, पहले तो होती थी रात के टाइम, मैंने दिन के टाइम भी लॉन्च कर दी कि जो मेन रोड हैं, हमारी मेन शाहराएँ हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, हम दिन के टाइम वॉशिंग करें ताकि लोग बाहर से आ रहे हैं, आपके कैपिटल में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट एक क्लीन व्यू तो मिले कि हम एक सिटी में एंटर हो रहे हैं। तो LWMC अपने हद तक जो उसके बस में वो तो कर रही है। और जो ये रोड साइड डस्ट है, इट इज़ कॉल्ड फ्यूजिटिव डस्ट, और ये स्मॉग में कंट्रीब्यूट करती है। उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन है, हमने अपनी टीमों को इक्विपमेंट लेके दे रहे हैं, हमने गैंग्स दोबारा बहाल कर दी हैं, हमने मशीनें लगा दी हैं हैवी, जो ब्लेड वाली होती है, वॉशिंग इंश्योर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो बर्निंग ऑफ जो है अपना वेस्ट, उसको तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं और उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं जो कि हम इंश्योर कर रहे हैं रेगुलरली। लेकिन जिस तरह मलिक साहब ने आइडेंटिफाई किया है कि जितनी भी मेन शाहराएं, मेन रोड्स होती हैं, वो तो हमें लश-पश नजर आती हैं कि वहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन अंदरून शहर चले जाए, जिस तरह उन्होंने बहुत सारी सड़कों को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर ये चीज़ें हमें नजर नहीं आती। तो ये तजाद क्यों पाया जाता है? ये चीज़ हमारी ज़्यादा कंसर्न, तकसीम क्यों है ये? नहीं, तकसीम देखे वो शायद इन्होंने कहा जी कि पार्टीज का इशू, ऐसा कुछ नहीं हमारे लिए। देखिए वैसे उन्होंने एक तंजिया बने हुए हैं, टीम्स बनी हुई है, हर टाउन है, 9 टाउन है लाहौर की, हर टाउन की अपनी टीम है, उसका टाउन मैनेजर है, उसके पास 500-600 बंदा नीचे काम कर रहा है, और टास्क आइडेंटिकल है, सब ने एक ही काम करना है, वेस्ट कलेक्ट करना है, सफाई करनी है, एंड देन आजकल क्योंकि हमने स्पेशल टास्क दिया हुआ है कि जी जो डस्टी रोड है इनको साफ किया जाए। तो होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग वीक और 10 डेज के बाद आपको एक विजिबल चेंज नजर आएगा डस्ट के हवाले से इंशाल्लाह लाहौर। मैं ये कहता हूँ, अली साहब साथ ही बैठे हुए हैं, मौका मिल गया इनके साथ बैठने का, क्योंकि मेरी भी आज पहली मुलाकात है। अच्छा। तो आए थे तो थोड़ी सी गपशप भी हो गई 5 मिनट में। मैं ये कहता हूँ कि डे बाय डे का काम है ये, और ये ना हो कि आज पेड़ लग गए हैं, आज सफाई हो रही है, क्योंकि फिर मैं कहूँगा शाइनिंग एंड ग्रीन मुहिम चल रही है। कमिश्नर लाहौर का वहाँ पे आए, तमाम अमला था, 100-150 इनका मुलाजमीन भी थे, हमने दिखाया भी, यानी कि जो काम कर रहे हैं हम दिखा भी रहे हैं, अच्छा काम करते हैं हम दिखाते हैं, अच्छा लश-पश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डे बाय डे है, अगर विजिट कर रहे हैं तो पूरा पड़ा जो है वो नज़र नहीं आता, लेटरिंग हुई नज़र आती है, उसमें मैं भी कसूरवार हूँ, हम सारे कसूरवार। मैं अपने आप को कसूर, मैं किसी को, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं टिश्यू नीचे फेंक देते हैं, तो ये गलत है। ये इन्फोर्समेंट करते हैं, जुर्माने करते हैं, FIRs करते हैं, कमर्शियल मार्केट्स में भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर अगर आप 80% ठीक चल रहे हैं तो ये दरमियान में एक चीज़ को क्यों नहीं खत्म कर रहा? अच्छा, ये इशू मैं ये अली साहब ये आज की या कल की बात नहीं कर रहा, ये पिछले 2 माह से मैंने इशू उठाया हुआ है, और आपके उमर साहब को भी पता होगा जो आपके PRO हैं, ये इशू को हम इसलिए हाईलाइट करते हैं कि स्मोक का मौसम जा रहा है। स्मोक आपने कहा कि सर्दियों में हाईलाइट होती है, गर्मियों में हाईलाइट नहीं होती, मगर आलूदगी रहती है। तो पूरा साल से मैं देख रहा हूँ कि मिट्टी नहीं उठाई जा रही, क्यों नहीं उठाई जा रही? ये सवाल का मुझे जवाब चाहिए। मुझे ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, मगर ये जो फुटपाथ के इर्द गिर्द, अच्छा मिट्टी थोड़ी सी हो ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, वॉशिंग हुई है, शाम तक फिर मिट्टी आ गई है, अब अगले दिन थोड़ी सी ज़्यादा हो गए, आप इस सड़कात को बांट क्यों नहीं लेते? अफसरान की ड्यूटीज क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आप अकेले हैं, एक सड़क पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, आप 6-7 सड़कों का एक स्पुर्द करें, स्पेशल स्क्वाड के स्पुर्द, कि मैंने इसका जवाब आपसे लेना है कि अगर यहाँ पे कहीं पे मिट्टी नजर आई, अच्छा मुझे ना 3-4 फ़ोन भी आए आपके ऑफिस की तरफ से, सर ज़रा हाथ खुला रखा करो, सर इस तरह ना किया करें। मुझे एक जगह पे मुहिम पे भी कहा गया कि नहीं वो हम तो सफाई करते हैं, मगर ये हमने तो निशानदेही करनी है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि एक तो ये है कि किसी का भी गला ख़राब हो रहा है तो वो दवाई भी लेने जाता है, मेडिसिन भी लेता है, तो इसका कसूरवार कौन होगा फिर बात? जी देखें, पहली बात तो ये आप बिल्कुल हाथ उलाना रखा करें, आप बताया करें, मीडिया का तो काम ही यही है हमें बताना, आप बताएंगे तो हमारी रहनुमाई होती रहती है, तो आई एम ऑल फॉर इट, अच्छी बात है। जो मैं मैडम इससे पहले आपकी इजाज़त से जी शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर है जिस पे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। ये कमिश्नर लाहौर का बहुत एक इनोवेटिव स्टेप है, हाँ जी, और बड़ा एक मतलब आप कह लें मतलब
आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। उन्होंने किया ये है कि जितने भी महकमे जो लाहौर में काम करते हैं, उसमें LWMC है, वासा है, PHA है, म्यूनसिपल कमेटी है, LD है, इन सबको इकट्ठा कर लिया और वो रूट्स दे देते हैं, एरियाज दे देते हैं, और उस पर फिर जाके वहाँ पे जो नुक्स है, वो फुटपाथ टूटा हुआ है, गली नाली ख़राब है या सफाई नहीं, वो सारी टीमें वहाँ पे यकजा होकर काम करती है। तो कल गालिबन इमरान भाई की या आपके चैनल की निशानदेही के ऊपर ही हमने गरी शॉ का इलाका सारा विजिट किया और तमाम इदारे थे वहाँ पे, और इसमें जो अगेन जो डस्ट वाली बात है वो भी हाईलाइट हुई, वो भी टेकअप कर रहे हैं। तो मतलब मेरी जो पूरी कोशिश है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि इंसान है और इंसान को अपनी गारंटी नहीं होती, लेकिन ये है कि हमारी जो LWMC की हद तक इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ अक्रॉस द लाहौर, पूरा लाहौर A से लेकर Z तक, और हर इलाके में हम इसके खिलाफ लगे हुए हैं और हम मिट्टी उठा रहे हैं जगह जगह से, ताकि ये जो डस्ट वाला काम है। देखिए हमने गंदगी की बात नहीं गंदगी की बात नहीं, हम सिर्फ डस्ट की बात कर रहे थे कि उसको इंश्योर किया जाए ताकि स्मॉग में इजाफा ना हो। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, इस पे मजीद एक और हम सेगमेंट रखेंगे, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अली अनान कमर साहब हमारे साथ मौजूद है, CEO LWMC हैं, और इमरान अकबर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि जनाब ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में शादियों का इसको सीज़न भी कहा जाता है। जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो शादियों के इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शादी एक बड़ा मेमोरेबल डे होता है और चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे वो लड़के के लिए हो, दोनों के लिए एक बड़ा खूबसूरत दिन होता है। और ख़ासतौर पर लड़कियां जो है इसके लिए बहुत सारी उन्हें तैयारियां करनी पड़ती हैं कि किस तरह का जनाब उनका जोड़ा होना चाहिए, कलर्स किस तरह के होने चाहिए, उसके ऊपर काम किस तरह का होना चाहिए, इस हवाले से पूरी प्रिपरेशंस होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेकअप के हवाले से भी बहुत सारे जनाब जिद्दोजहद करनी पड़ती है, ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं, मेकअप लुक्स देखनी पड़ती हैं कि हमारी मेहंदी पे किस तरह की मेकअप लुक होनी चाहिए, बारात पर मैंने किस तरह का तैयार होना है, या वलीमे पे मुझे किस तरह का नज़र आना चाहिए। और हमारे माइंड में ये भी होता है कि क्योंकि ये हमारा एक मेमोरेबल डे होता है तो हमने बाकी सबसे अलग नज़र आना होता है। दूसरा, हमें नो मेकअप लुक भी चाहिए होती है, हमें केक की लुक भी नहीं चाहिए। तो मेकअप ट्रेंड्स में आजकल क्या चल रहे हैं, अगर हम लोगों ने ब्राइड्स के हवाले से बात करनी है तो ब्राइडल मेकअप ट्रेंड किस तरह का है, या ओवरऑल लुक विंटर की बात करें तो विंटर में हमें किस तरह के जो है मेकअप करना चाहिए जो अच्छा भी लगे, सोफिस्टिकेटेड भी लगे, ज़्यादा ओवर भी ना लगे। तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में। माहम गुल हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं, उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ जानेंगे और उनसे थोड़ी सी टिप्स लेंगे मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से। माहम आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। माहम, शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले तो बताइए कि कौन कौन से मेकअप ट्रेंड्स चल रहे हैं, अगर ब्राइडल से शुरू कर लीजिए, क्योंकि मेमोरेबल डे होता है खासतौर पर लड़की के लिए और उसके माइंड में होता है कि मैं सबसे अलग नजर आऊँ, खूबसूरत नजर आऊँ, लेकिन ज़्यादा हैवी भी नहीं मेरा मेकअप लुक होना चाहिए। तो ब्राइडल मेकअप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके लिए आपने मुझे चूज़ किया है। मेकअप ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं अब। अच्छा। पहले वक्तों में ये होता था कि ब्राइड जो थी वो बहुत ज़्यादा मेकअप में होती थी। अगर आपने देखा हो, पहले बहुत बड़े बड़े हेयर डू होते थे। Exactly. बहुत हैवी मेकअप होता था और जब तक ब्राइड पे आप आधी बॉटल फाउंडेशन की, ये कॉन्सेप्ट था जो हम भी अपने बचपन में देखते थे। ब्राइड्स वर लाइक बहुत ज़्यादा मेकअप में होती थी। लेकिन अब आजकल की जो लड़कियां हैं, मुझे खुशी होती है देख के कि अब उनमें समझ आती जा रही है और अब वो खुद ही कहती हैं कि हम ऐसा मेकअप आर्टिस्ट चाहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ओवर ना करे और हम लगें
हम बहुत चेंज ना लगें और हम नेचुरल लुक दें, हम स्टैंड आउट करें, हम ग्लोई भी लगें, हम ब्राइट लगें, लेकिन हम लगें। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं दूसरी तरफ मुड़ रही हैं, जिस तरह मैं देखना चाहती थी कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही। लेकिन अभी भी लोग वो जो रेफरेंस पिक्चर्स और वो चीजें पहले भी हम देखते थे कि लोग सैलून्स में लेके जाते थे, मेकअप आर्टिस्ट को दिखाते थे मुझे इस तरह की लुक चाहिए अपनी, अभी भी वैसा होता है, रेफरेंस पिक्चर्स होती हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स हर जमाने के अपने अपने होते हैं। जैसे पहले वक्तों में ये था कि इतना सोशल मीडिया के थ्रू आप मेकअप आर्टिस्ट को नहीं जानते थे, अब मेकअप आर्टिस्ट को आप बाद में जानते हैं, पहले आप उसको सोशल मीडिया देखते हैं। एग्जैक्टली। और उसमें ये एक चीज जो जैसे मैंने कहा प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसका जो नुकसान अब ये हो गया है सोशल मीडिया से कि मतलब हर तरफ मेकअप आर्टिस्ट अब आपको मतलब करवाने वाले कम हैं और करने वाले ज्यादा हैं। यानी कि हर खातून ही समझ रही है कि अगर मैं मेकअप का कोर्स कर लेती हूँ तो मैं ठीक हूँ। ये इस तरह नहीं है। मेकअप बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। आप किसी के चेहरे को, उसके दिन को, उसकी इमोशंस को डील कर रहे हैं, पहली चीज। Exactly. दूसरी चीज ये कि मेकअप, मैंने जैसे पहले भी आपने मुझे बुलाया, मैंने हमेशा यही बात की कि मेकअप आर्ट है। मेकअप इट्स नॉट अब जस्ट प्रोफेशन कि आपने इसको एक दिन में किया और आपने दुल्हन बना दिया, क्योंकि हर चेहरे के अपने खदोखाल होते हैं, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, उसमें आपको वेदर, पर्सनैलिटी, कलर टोन, हर चीज, आप एक पेंटिंग तख्लीक कर रहे होते हैं, आप मेकअप नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ चेहरा नहीं देख रहे, आप उसके कपड़े, उसकी ओवरऑल लुक, उसके फेस की शेप, हर चीज़ देख रहे हैं। तो जब आप एक दिन का कोर्स या इस तरह आप करके मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू जब हम बहुत हैवी फिल्टर्स लगा के हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख के चलते हैं, तो फिर लोगों को उसमें वहाँ पे कुछ लोग अवेयर होते हैं कि वो जज कर लें आपका प्रोफाइल देख के, कुछ नहीं होते और वो फिर उस तरफ चल पड़ते हैं। तो वो एक बड़ा रिस्की भी हो जाता है, और दूसरा लोगों के लिए भी मुश्किल है चूज करना कि आप किस तरह से मेकअप आर्टिस्ट को चूज करें। और कुछ लोगों में होती है सेंस, तो वो कर लेते हैं, देख के अपने मिजाज के मुताबिक जो है उन्हें पता चल जाता है। अच्छा, अब मुझे फिर ब्राइड के हवाले से बताइए, माहम के किस तरह बहुत सी ब्राइड्स ये कहती हैं अच्छा हमें ब्राइडल बनना है लेकिन नो मेकअप लुक हमें चाहिए। नो मेकअप लुक में क्या क्या चीजें फिर आ जाती हैं? सबसे पहले तो दो तरह की ब्राइड्स होती हैं। एक तो कहती हैं हमें मेकअप नहीं चाहिए, तो हमें उस हिसाब से हम दे जस्ट वांट टू सेव सम मनी, यू नो, वो कहते हैं कि हम नहीं पे करना चाहेंगे इतना, तो हमें नो मेकअप लुक कर दें। तो यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर करना चाहूंगी कि नो मेकअप लुक करना सबसे मुश्किल है। मेकअप ज्यादा लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को बगैर मेकअप लगाए खूबसूरत दिखाना ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जब हमें एक कुछ 80% अवाम अभी भी वो कहती है कि हमें कॉन्टोर नहीं नजर आ रहा। फॉर एग्जांपल कॉन्टोर हम कहते हैं कि आपको चिजल्ड, आपके गाल चिजल्ड और आपका फेस छोटा लगे, राउंड फेस होता है। तो मेकअप आर्टिस्ट का कमाल ही यही होता है कि वो आपके मुंह को पतला दिखाए, ना कि आपके मुंह पे वो एक हार्श लाइंस लगा के कॉन्टोर उसको दिखाए। लेकिन उसमें दोनों पार्टीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। जैसे समटाइम ब्राइड कहती है कि हमने दैट्स व्हाट वी पेड फॉर, ना हमने पैसे दिए हैं, हमने पैसे दिए हैं, तो हमें वो लगा हुआ नजर आना चाहिए। तो मैं ये समझाती हूँ लोगों को कि जब वो लगा हुआ नजर आ रहा है तो इसमें मेकअप आर्टिस्ट का कोई कमाल नहीं है, फिर उसकी गलती है। ये कमाल तब है कि वो लगा हुआ नजर भी ना आए और आपका मकसद भी पूरा हो जाए। आपका मुंह पतला भी लग रहा है, जॉज आपके चिजल्ड भी लग रहे हैं, मुंह शेप में भी आ गया, वो ग्लो भी कर रहा है, लेकिन वो लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और आपकी वो एक डिमांड जिसके लिए आपने वो करवाया है वो पूरा हो गया। लेकिन मैम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है ना कि अच्छा नो मेकअप लुक है तो इसमें पता नहीं शायद मेकअप बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा, ना उसमें बेस होगी ना उसमें ये होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है नो मेकअप। उसमें क्या क्या चीजें नो मेकअप लुक में भी सारा बेस भी लगेगी, प्राइमर भी, कंसीलर भी, पाउडर भी, बाकी सारी चीजें भी, वो सारा कुछ ही लगेगा नो मेकअप लुक में भी। उसमें अगेन वो जो प्रोडक्ट है उसकी आपने कंसिस्टेंसी को आपने हाथ के कंट्रोल से किस तरह हैंडल करना है। उसमें सबसे अहम स्किन प्रेप होती है, क्योंकि स्किन आपने उस तरह प्रेप करनी है। सम टाइम आपके पास इतना प्रॉब्लमेटिक फेस आ जाता है कि हाइपर पिगमेंटेशन है, लेकिन उसको हैवी नहीं चाहिए। अब वहां अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो छुपेगी नहीं। उसमें फिर माइक्रो कंसीलिंग आ जाती है, बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स आ जाते हैं जो हर आम बंदा हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ उसमें बाकायदा प्रॉपर पढ़ने की जरूरत है और एप्लीकेशन और एक्सरसाइज की जरूरत है। तो उसमें भी आप ये स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करते हैं, और उसके बाद आपने उसकी कलर करेक्शन करनी होती है। कलर करेक्शन करने के बाद अगर किसी को कैमोफ्लेज की जरूरत है तो आप वहाँ पे वो भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर एक
यहाँ पे आपके डार्क स्पॉट है, वो क्या करती हैं पूरे फेस पे लेयर्स लगा देती हैं उस एक स्पॉट को छुपाने के लिए। तो वो फिर वहाँ पे वो बात फिर केक पेस्ट्री वाली हो जाती है। तो वो बड़ा एक सेंसिटिव काम है कि आपने उस एक स्पॉट को हैंडल करना है, लेकिन उसको ओवरलोड नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट जब हम लगाते चले जाएंगे तो वो फिर क्रीज करेगा, वो खराब हो जाएगा। और फिर प्रोडक्ट भी जो हम वो लगा रही होती हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी स्किन प्रेप, जो सबसे अहम चीज़ है वो स्किन प्रेप है। जैसे भी आपने सवाल किया कि वो कहती हैं हमें ज़्यादा नहीं लगवाना, तो वो ज़्यादा वो फाउंडेशन की क्वांटिटी और आई ग्लिटर्स से वो माकूज कर रही होती है कि हमें अगर आई मेकअप हैवी होगा तो इसके पैसे भी ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा है। ऐसे नहीं होता, कम लगवाना है। उसमें स्किन प्रेप मेकअप आर्टिस्ट क्या यूज कर रहा है, कौन सी अच्छी क्रीम्स हैं जो कि बाद में अंडर फाउंडेशन रिफ्लेक्ट करेंगी, किस तरह के आप स्किन के वो आप किस तरह से उसको टैकल कर रहे हैं, किस तरह से आप ये प्रोडक्ट की कितनी ये तो मेकअप आर्टिस्ट का तो कमाल है कि वो किस तरह आपकी स्किन को प्रेप करता है मेकअप से पहले। लेकिन ये आपके ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए कि आपने अपनी स्किन को कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है, मॉइस्चराइज्ड है या नहीं है, आप पानी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी स्किन है। अच्छा मुझे बताइए माहम, हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम भी चेंज होता है तो मेकअप ट्रेंड्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो गर्मियों का मेकअप और होता है, सर्दियों में आके थोड़ा सा उसमें चेंजिंग्स आ जाती है। तो कौन कौन सी चीजों को एक्सक्लूड कर देना चाहिए अगर विंटर लुक की बात की जाए तो? उसमें गर्मियों में तो हम ये करते हैं ना कि हमारी जो फिक्सर्स होते हैं या हमारी जो पहले स्किन प्रेप होती है ना, वो नमी और उसके मौसम के हिसाब से हम देखते हैं उसकी क्वांटिटी को और उसके इंग्रेडिएंट्स को। सर्दियों में इतनी हैसल नहीं होती, लेकिन सर्दियों में ड्राई स्किन की अक्सर कंप्लेन हो जाती है। तो उसमें एक तो जो ब्राइड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्किन केयर, जैसे अभी आपने कहा स्किन केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, बॉडी में पानी नहीं होगा, तो जब आप एक फाउंडेशन लगा रहे हैं, फाउंडेशन का जो अंदर वाटर वाली चीज है वो स्किन सक कर लेगी, ऊपर पिगमेंट ही रह जाएगा। तो कई लोग कहते हैं जी हमारे वो फट गई थी बेस या इस तरह से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ आपकी स्किन भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती चीजों को। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी भी प्रोडक्ट लगा दें तो वो स्किन एक्सेप्ट नहीं करती। वहां पे पहले बेहतर ये है कि आप ब्राइड से मिल लें, उससे पूछ लें कि आपको कोई स्किन कंसर्न्स तो नहीं है, और अगर उनके हैं कोई स्किन कंसर्न्स तो उसमें आप उनको गाइडलाइंस दे दें। ये भी आपके पार्ट ऑफ ए जॉब में आना चाहिए। उसमें आपका नॉलेजेबल खुद भी होना जरूरी है कि आप अगर किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आप ये करवा लें। उसमें पानी, फलों का जूसेस का इस्तेमाल रखें। और फिर अगेन सर्दियों के हिसाब से जो आपने फाउंडेशन चूज करनी है उसमें भी आपने पहले, कई चेहरे बहुत कम ऐसा होता है कि सर्दियों में भी ऑयली हों, और आप ये भी पूछते हैं कि आपका वेन्यू क्या है, आप अंदर है या बाहर है, ठीक है। ये सारा, क्योंकि बाज़ अगर सर्दियों में भी ब्राइड जो है वो थोड़ी सी वो स्वेट सी कर रही होती है, इवन वो रश की वजह से, और सारा इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं। छोटे छोटे से पार्ट होते हैं चेहरे के। कईयों का टी जोन ऑयली हो जाता है, कई कहते हैं यहाँ मेरे नहीं ठहरती। आप जितनी डिस्कशन करते हैं उतना आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से, और फिर देन जो प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे होते हैं, आप अगर फाउंडेशन ले रहे हैं उसमें आप फुल कवरेज, बहुत फुल कवरेज में ना जाएं, बिल्डेबल कवरेज ले लें। फिर उसको स्लो बाय स्लो चेहरे के हिसाब से आप हैंडल करें। स्किन अच्छी मॉइस्चराइज करें सीरम्स के साथ। स्किन प्रेप पे तो मैं समझती हूँ पहले 15-20 मिनट ही स्किन प्रेप होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट मेकअप टाइम ही नहीं होता ना इतना। वो कहते हैं जी आए हैं डायरेक्ट मेकअप करें और जान छूटे हमारी। अच्छा दूसरा वहाँ मुझे ये बताइए कि फिर स्किन प्रेप में या प्राइमर जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं उसको फिर किस तरह का जेल बेस अगर हम लोग यूज़ करें, जेल बेस होना चाहिए, क्रीम बेस होना चाहिए? सर्दियों में मैं पूछ रही हूँ। उसमें ये होता है कि आपने अगेन स्किन टेक्सचर को भी देखना होता है। कईयों के ओपन पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो ओपन पोर है और ऑयली स्किन भी है, तो उसमें फिर आप कम सीरम का इस्तेमाल, क्योंकि सीरम जो होता है ना वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है और वो अंदर डीप पेनिट्रेट करता है और वो फिर ज्यादा देर तक रहता है। मॉइस्चराइजर ऊपर होता है, तो आप फिर उसमें मॉइस्चराइज कर दें अगर किसी के इस तरह का प्रॉब्लम है। और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप यूज करते हैं। सिलिकॉन आपके वो थोड़े से पोर्स और स्किन के टेक्सचर को भर देता है, ठीक है। उसमें भी वो आप अच्छे वाला आप लेंगे, मतलब तो फिर उसके अच्छा हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर आपने फाउंडेशन लगानी है फुल कवरेज में ऑलरेडी, वो फिर उसको वो कर देते हैं, वो बैलेंस आउट कर देती है। दूसरा मैम ग्लोई बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, ग्लिटर ही ग्लिटर, आईज पर भी ग्लिटर यूज किया जाता है, फिर हाइलाइटर भी यूज किया जाता है। तो उस हवाले से बताइए कि कितना हाइलाइटर हमें यूज करना चाहिए? अगर आईज पे हो रहा है तो वैसे हमें यूज करना चाहिए, या आईज पे भी बहुत ज्यादा आजकल लाउड हाइलाइटर यूज हो रहा है? अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रेंड हुआ है चेंज आईज के हाइलाइटर पर, जो ग्लिटर्स हैं उसको लेके
अब मैंने अभी रिसेंटली अब जो नया काम सामने आ रहा है उसमें मैंने यही देखा है कि अब ब्राइड्स ना बहुत हैवी ग्लिटर्स आंखों पे नहीं लगवा रही हैं, यू नो मोनोटोन में रह रही हैं, एक ही कलर टोन में रह रही हैं। तो अगेन ये भी हर एक के बस का काम नहीं, क्योंकि जब अब ये आसान होता है ज़्यादा लगा देना क्योंकि वो कमर्शियल हो जाता है और उसमें ब्राइड नेचुरली स्टैंड आउट करती ही करती है, लेकिन अगर आप उसको करीब जाके देखेंगे तो वो बहुत उसमें गलतियाँ होंगी, यू नो वो एक वो प्रॉपर वो उसकी फिनिश आपको नज़र नहीं आएगी। वो सिर्फ दूर से एक वो कंट्रास्ट जिस तरह ब्लैक एंड वाइट का होता है ना, यहाँ से डार्क है और यहाँ से ठक करके बहुत वाइट है, तो वो आपको नज़र आएगा। लेकिन जो मैच्योर मेकअप होता है उसमें आप लेयर्स में जाते हैं आराम आराम से, उसको आप चाहे करीब से देखें दूर से देखें, वो ब्राइट स्माइल करे जो मर्जी करे, वो फटता नहीं है, वो एक नेचुरल आपकी स्किन के ग्लो को इन्हेंस करना वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि आप वो पाउडरी ग्लो से आप उसको पैक करते जाएं। अच्छा। जब आप उसको मसाज करके स्टिमुलेट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन को और फिर मॉइस्चराइजर में अंदर जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सीरम्स या वो वाली चीज़ें आप यूज़ करके फिर फाउंडेशन में ऐड करके आप लगाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा ग्लो देता है, उसमें उसको वो क्रीज भी नहीं होगी इस तरीके से। ऊपर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर जो अब सेंसिबल ब्राइड्स हैं जो आप कहती हैं कि हमें नहीं करवाना, तो वो इस तरह से देखती हैं, वो हेल्दी ग्लो मांगती हैं। अच्छा। फिर ब्लश बहुत ज़्यादा पिछले दिनों हो गया था, वो ब्लश का इतना ट्रेंड चला था कि इतना ज़्यादा ब्लश हो गया था, तो ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, मैं समझती हूँ इतना ज़्यादा ब्लश अगर आपको पिंक आपको दिखना भी है तो उसमें भी आप एक हद तक ब्लश लगाते हैं, उसको पूरा आप लाल, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक, ये ट्रेंड चल पड़ा था पिछले दिनों। बट ये कि थैंक गॉड कि अब उसकी भी लोगों को थोड़ी थोड़ी वो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अच्छा, मैंने देखे बिल्कुल ही न्यूड लिप्स चले गए हैं, ब्राइड्स ने भी, इवन के बारात पे भी और वलीमे पे भी उनके भी न्यूड लिप्स चले गए हैं। जी। पहले देखते थे कि ब्राइड बड़ी खूबसूरत लगती थी, मैरून कलर, रेड कलर उसने वलीमे पे या बारात पे खास तौर पर लगाया हुआ होता था, तो बड़ा खूबसूरत सा लगता। तो ये ब्राइड में भी न्यूड ठीक है लिप कलर में? मरून अभी भी चल रहा है, लेकिन उसको भी हैंडल करने का तरीका है। अच्छा। जैसे लेट्स से कि आपने ये देखना है कि ब्राइड्स कुछ लड़कियां होती हैं जो कि अपनी एज से बड़ी लगती हैं देखने में, ये आपकी आंख है कि आप उनको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं देख के। तो अभी जैसे मेरे पास एक बच्ची आई, वो बहुत प्यारी थी और लेकिन उसका क्या था कि मतलब लाइक शी वाज एवरेज लुकिंग ना। Okay. तो उसने मरून दुपट्टा था और वो था, तो उसमें फिर मैंने ये देखा कि उसको अगर मैंने मरून लिप्स देने हैं तो फिर आईज पे ज्यादा काम नहीं करना। एग्जैक्टली, ये चीजें करनी ताकि वो पड़ती है, बड़ी ना लगे। वो करना पड़ता है। अगर आईज ज्यादा लाउड हैं तो फिर न्यूड लिप्स में चले जाओ, और अगर आपने रेड में जाना है लिप्स में तो आपको फिर आईज को थोड़ा सा हाथ होला रखना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है जी। महम गुल मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। महम, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि शादी सीजन है, इसमें ब्राइडल मेकअप ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं और ओवरऑल जो विंटर लुक है वो कैसी हो जानी चाहिए हमारी। तो जनाब अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते एक गाना सुनते जाइए, अल्लाह हाफ़िज़।